हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें जो टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फॉर द स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड वार्सल ने 1946 में फर्स्ट टाइम जो है क्या इंट्रोड्यूस किया था एनएमआर फॉर द स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है, हु डिस्कवर्ड द एनएमआर। Nuclear magnetic resonance spectroscopy is now divided into proton magnetic resonance spectroscopy and C13 nuclear magnetic resonance spectroscopy। तो जो आपकी NMR है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है और दूसरी की है C13 और कार्बन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपकी एनएमआर की जो एप्लीकेशंस हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है और आपको उस कंपाउंड के बारे में पता करना है, आप बिल्कुल अननोन हो, तो आप किससे डिटेक्ट या कैरेक्टराइज करोगे? उससे आप कैरेक्टराइज करोगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की हेल्प से। तो हम थोड़ा सा अब जो है इसकी बेसिक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एटम की बात करेंगे। एटम जो है बना होता है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपने पहले ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? वो स्पिन भी करते हैं। यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे स्पिन भी करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज स्पिन और रोटेट कर रहा है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी जो रोटेट करती है उसका क्या होता है? नेट एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो डेरिवेशन दी गई है क्वांटम केमिस्ट्री से, वो क्या है? अंडूड s इंटू s+1 h/2π। तो इन केस ऑफ जैसे आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस है तो s इक्वल टू कितना होता है? 1/2। तो उसके लिए जो हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो 2s+1 से निकालते हैं। s की जगह हम 1/2 डालते हैं और क्या बनता है हमारा? दो पॉसिबल ओरिएंटेशन बनते हैं, +1/2 और -1/2। तो उसके बाद ने साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रॉन से आइडिया लिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं। और क्या करते हैं? स्पिन करेंगे तो क्या करेंगे? बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर कोई मॉलिक्यूल स्पिन कर रहा है तो उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन से आइडिया लेके वो कहाँ पे चले गए? न्यूक्लियस पे। कि न्यूक्लियस भी क्या करता है? न्यूक्लियस भी क्या करता है? स्पिन करता है और क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो न्यूक्लियस भी सेम जो क्या है? न्यूक्लियस में आप देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, यहाँ पे ये स्पिन करता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या करेगा? न्यूक्लियस भी जो आपका बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज ए टाइनी मैग्नेट। तो मैग्नेट में क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे कैसे आइडिया आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ से जा रही है, किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है? तो किससे पता लगता है? वो राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है। तो
जैसे इलेक्ट्रॉन्स में है, यहाँ भी स्पिन हो रहा है, यहाँ भी रोटेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, न्यूक्लियस के केस में भी क्या आएगा, एक एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो वो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे जनरेट करेंगे, इन केस ऑफ न्यूक्लियस हम आई से डिनोट करेंगे, अंडर आई इंटू आई प्लस 1 h over 2 आई क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जैसे i इक्वल टू 1/2 होगा तो क्या बनेगा, आपका मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2i प्लस 1 में डालेंगे तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी आपकी 2, और वो क्या होगी, पॉसिबल ओरिएंटेशन आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी, नेगेटिव। तो आपका मेन जो आपने देखना है कि न्यूक्लियस क्या करता है, एज ए क्या करेगा, स्पिन करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है NMR का। तो इसी थ्योरी में हम जाएंगे। तो सेम आपने जैसे पढ़ा है कि अगर आपका जो है, आपका जो हमने बोला कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस बिहेव करता है एज ए टाइनी मैग्नेट और मैग्नेट, क्योंकि ये स्पिन करता है, स्पिन करने से क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। तो यहाँ पे लिखा है द न्यूक्लियस कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए टाइनी बार मैग्नेट। यही लिखा है कि when a charged particle such as a proton spin on its axis, it creates a magnetic field. Thus, the nucleus can be considered to be a tiny bar magnet. Normally, these tiny bar magnets are randomly oriented in space. However, in the presence of magnetic field V naught, they are oriented with or against its applied field. तो क्या होता है कि जैसे ये न्यूक्लियस जो है आपका टाइनी बार मैग्नेट बिहेव करता है, तो नॉर्मली क्या होगा, इन द एब्सेंस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं इस पे, तो ये इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगी, रैंडमली ओरिएंटेड। जैसे इस तरह है, ये कुछ ये ऐसा ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही क्या करेंगे, मोर न्यूक्लियर आर ओरिएंटेड विद द अप्लाइड फील्ड बिकॉज दिस अरेंजमेंट इज लोअर इन एनर्जी। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, तो कुछ न्यूक्लियाई क्या होंगे, अलाइन होंगे विद द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, तो ये वाले जो हैं, ये वाले जो न्यूक्ली हैं, वो क्या हो गए, अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गए हैं। और कुछ होंगे क्या करेंगे, वो क्या होंगे, अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड कौन से हैं, ये वाला जो है आपका अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला क्या है, अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ अलाइन होंगे तो कुछ अगेंस्ट होंगे, तो क्या होगा, इन ए मैग्नेटिक फील्ड देयर आर नाउ टू एनर्जी स्टेट ऑफ ए प्रोटॉन, ए लोअर एनर्जी स्टेट विद द न्यूक्लियस अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V नॉट। आपके जो लोअर एनर्जी स्टेट वाले कौन से होंगे, जो क्या होंगे, अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड V नॉट के, और जो हायर एनर्जी स्टेट वाले कौन से होंगे, जो होंगे अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। When an external energy source that matches the energy difference between these two states is applied, energy is absorbed, causing the nucleus to spin flip from lower energy state to the higher. When the nuclei fall back to their lower energy state, the detector measures the energy released and a spectrum is recorded. अब इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ आपके लोअर एनर्जी स्टेट में जो आपके न्यूक्ली हैं वो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने क्या करना है, उसको अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड
में लाने के लिए क्या होगा, हमें एक बाहर से एनर्जी सोर्स चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बाहर से एनर्जी सोर्स अप्लाई करेंगे, जो क्या होगा, रेडियो वेव्स होंगी या रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होंगी वो क्या करेगी, जो आपकी अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड के जो न्यूक्लियर वो एब्जॉर्ब करेंगे उन वेव्स को, वो क्या करेंगे, चले जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में, यानी कि क्या करेंगे, फ्लिप हो जाएंगे और क्या होगी, फ्लिपिंग होंगी और वो बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल फ्लिप होके हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। तो उस टाइम क्या होगा, आपके स्पेक्ट्रम में क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा जो आपका डिटेक्टर जो है उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोअर एनर्जी स्टेट में है, मीन्स वो अलाइन विद द ये न्यूक्लियर क्या है, अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है। और हायर एनर्जी स्टेट अगर इसको हम जो है क्या करेंगे, एब्जॉर्बिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कॉजेज द न्यूक्लियस टू स्पिन फ्लिप। इस न्यूक्लियस को हम जो है एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में या अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। उसी टाइम क्या होगा, आपका एक सिग्नल जनरेट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए न्यूक्लियस इज इन रेजोनेंस व्हेन इट एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एंड स्पिन फ्लिप्स टू ए हायर एनर्जी स्टेट। तो इसमें भी आपका इस तरह से बताया गया है कि आपकी बुक से लिया है कि आपकी जो है नॉर्मली क्या होती है, न्यूक्लियर स्पिन्स ऑफ द प्रोटॉन ऑफ ए गिवन सैंपल आर नॉर्मली ओरिएंटेड रैंडमली। जैसे आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है आपकी न्यूक्लियर स्पिन। लेकिन जो भी जब है कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0 और V0, तो प्रोटॉन अडॉप्ट वन और टू पॉसिबल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की आपने, ये वाला क्या होगा, न्यूक्लियस अलाइन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी स्पिन स्टेट प्लस फॉर्म में लिखेंगे। और ये वाला क्या होगा, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी हम क्या लिखेंगे, स्पिन स्टेट -1/2 में। तो इसमें आपको दिखाया कि ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए प्रोटॉन विद और अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड, कि अप्लाइड फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये वाला न्यूक्लियस अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। और ये क्या होगा, अगेंस्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो इसमें दिखा था कि ऑफ द टू स्टेट ऑफ द ओरिएंटेशन विद द अप्लाइड फील्ड इज लोअर एनर्जी is more stable than the orientation against the applied field. The difference between the two states is designated as delta E. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई की और एनर्जी, तो इसमें देख सकते हैं ये वाला आपका अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये क्या होता है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर अप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका डेल्टा ई का गैप भी बढ़ता जाएगा, डिफरेंस बढ़ता जाएगा इन दोनों स्पिन स्टेट में। तो लास्ट वाला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हम क्या करेंगे, जो आपका अलाइंड न्यूक्लियर अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्या करना है, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो क्या करना है, उसमें एक आपने के बाहर से एक एनर्जी सोर्स देना है। इफ द ओरिएंटेड न्यूक्लियर एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, absorption of energy take place and a nuclei in the lower energy spin state flip to the higher energy state। कि आपके जो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्ली है उसको क्या आपके एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी की ओर, कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। उसी टाइम जो है क्या होगा, वो फ्लिपिंग करके क्या आता है, आपका एनएमआर में एक सिग्नल आता है। तो वो वाली कंडीशन क्या होगी, वो रिजोनेंस की कंडीशन होगी। तो अभी हम क्या बोलते हैं, एक तो आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, मैग्नेटिक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और रिजोनेंस कब होगा, जब क्या करेंगे, हम बाहर से एक एनर्जी सोर्स देंगे कि लोअर एनर्जी स्टेट से आपने
हायर एनर्जी स्टेट में एक न्यूक्लियस को लाना है तो उसको क्या चाहिए, एक एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आ देंगे, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से। तो उससे क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। तो उस वक्त क्या डिटेक्टर जो है एक सिग्नल डिटेक्ट करेगा, वो कहाँ पे, आपके कंप्यूटर पे आएगा, आपके NMR पे आएगा। तो नेक्स्ट है आपका एक्टिव और इनएक्टिव एटम्स की कौन सा NMR एक्टिव एटम्स हैं और कौन से NMR इनएक्टिव एटम्स हैं। तो यही डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, ये बिहेव करता है, स्पिन करता है, स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से ये क्या बिहेव करता है, एज ए टाइनी बार मैग्नेट बिहेव करता है। फर्स्ट क्या होती है, जैसे विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनकी न्यूक्लियस की स्पिन जो है रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ क्या होंगी, अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड चली जाती हैं, कुछ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चली जाती हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो लोअर एनर्जी स्टेट अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड में लाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स सप्लाई करते हैं पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की। वो क्या करता है, जो अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। उसी टाइम क्या होता है, डिटेक्टर जो है एक सिग्नल डिटेक्ट करता है आपके स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पे आपने कहाँ क्या करना है कि एक्टिव और इनएक्टिव एटम कौन से हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ देखेंगे हम, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और क्या है, जो आपका आई क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, आपके प्रोटॉन भी इवन है, 2 हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो उसमें क्या आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो क्या होगा, NMR इनएक्टिव। और अगर आपके सिचुएशन है कि आपके कंपाउंड में प्रोटॉन जो है ओड हैं, 1 है, और जो है न्यूट्रॉन इवन है, तो वो क्या होगा, NMR एक्टिव होंगे। अगर प्रोटॉन इवन है, न्यूट्रॉन भी ऑड है, तो वो भी क्या होंगे, NMR एक्टिव होंगे। अगर दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं दोनों ऑड हैं तो क्या होंगे, उसका आपके जो आई बनेगा क्या बनेगा, वो होल नंबर बनेगा। तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ से आपने डिस्कस करना है कि न्यूक्ली हैविंग रिजल्टेंट स्पिन न्यूक्लियर स्पिन, द रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। In other words, it depends upon the mass number and atomic number of the element. तो atomic number क्या होगा, number of protons, और mass number क्या है, number of neutrons। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर देखो आप यहाँ से एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे ओड है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 1 है, में क्या है, प्रोटॉन नंबर 1 है और मास नंबर क्या है, 0 है। तो एक तो मास नंबर 0 है, मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड और इवन होगा, तो आपका क्या बनेगा, वो क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। जैसे C13 6C13, तो उसमें क्या एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 13 - 6 कितने हो गए, 7 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, एक ऑड है एक इवन है, तो वो क्या है, NMR एक्टिव है। ये वाला भी सेम है, ये वाला भी, और ये वाले क्या है, NMR एक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। और सेकंड केस है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ऑड होंगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। तो 1H2 उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। इसमें भी है नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन 5 हैं, न्यूट्रॉन भी 5 हैं, दोनों क्या है, ऑड हैं। अगर दोनों भी ऑड भी होते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, वो भी क्या होता है, NMR एक्टिव। तो आपने देखना है कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होंगे, जब
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होंगे, वो NMR एक्टिव होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, वो भी NMR एक्टिव होगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है, NMR एक्टिव होगा। लेकिन क्या होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है तो वो क्या है, रिजल्टेंट स्पिन क्या होगी आपकी, आई क्या होगा, 0 होगा और न्यूक्ली क्या होंगे, NMR इनएक्टिव। तो इसमें आप देखेंगे 6C12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, तो क्या होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो क्या, न्यूक्ली क्या होगा, NMR इनएक्टिव होगा। तो ये आपके दिए हैं कि 6C12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं, 6 हैं, इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तो आई क्या होगा, 0। 8 ऑक्सीजन 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन है, 8 है, और ये क्या है, आई क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या है, NMR इनएक्टिव। सेकंड केस जो आपको क्या बताया था, 1H1 और 6C13, उसमें क्या होता है, ऑड और इवन होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं, NMR एक्टिव। ये वाले एग्जांपल दें, 1H1 और 1H2 क्या होंगे, ये होंगे NMR एक्टिव। ये वाला जो आपको एग्जांपल डिस्कस किया था कि कार्बन का 6C13 नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, 13 - 6 7। जो आपके प्रोटॉन के 6 और न्यूट्रॉन 6, वो तो इवन है, वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन एक जो आपका न्यूट्रॉन की स्पिन क्या है, 1/2 है, तो वो क्या होगा, वो होगा एक्टिव न्यूक्लाई, मीन्स वो क्या होगा, NMR एक्टिव।